कैसे सभी छात्र और छात्राएं, चलिए अब तो सी टेट के फॉर्म भी निकल चुके हैं और कुछ राज्यों के टेट के फॉर्म भी निकल चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, लक्ष्य निर्धारित करिएगा 2022 कि हमें इस बार टॉप नंबर लेकर आने हैं। 150 में से 130-40 नंबर लेकर आने हैं। जब तक आप अपना दिन प्रतिदिन और मंथली और आपका साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपना दिन प्रतिदिन का भी शेड्यूल फिक्स करें। हमें क्या करना है, आज सुबह उठ के क्या करना है, रात को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है। तो एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आप घबराए नहीं, बस हमें समस्याओं से लड़ना है। समस्याएं आपके सामने दिन प्रतिदिन आएगी, हर घंटे आएगी, हर मिनट आएगी। उन्हीं समस्याओं को पार करते हुए हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो चलिए, आज का जो हमारा टेस्ट है वो हमने लक्ष्य 2022 सीटेट एग्ज़ाम को बनाकर आप लोगों के लिए हम एसएसटी भी कंटिन्यूटी के साथ चला रहे हैं। 3 क्लासें, संविधान भी चल रहा है, इतिहास भी चल रहा है और आपकी नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही नाम है तीनों, चल रहा है। आपकी भाषा हिंदी चल रही है, आपका पेडागोगी और पेडालॉजी चल रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हो रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, निश्चित होंगे और हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती है तो आप प्रतिदिन क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक है आज हमारा बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। टॉपिक नंबर ये याद रखना 19 है। टॉपिक नंबर 19 है बच्चों में अधिगम मतलब सीखने की वैकल्पिक अवधारणा है। तो बच्चा किस तरीके से सीखता है, क्या सीखता है, ये सब चीजें। और टेस्ट नंबर 26 आप याद रखेंगे, 26वां टेस्ट है हमारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिक्रिया का विलोप मतलब खत्म हो जाना, विलोप होना निम्न में से किसके बाद अधिक कठिन है। मतलब आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है और उसके बाद अधिक कठिनाई होती है। ए आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, डी दंड। वो एक ऐसी चीज है आंशिक पुनर्बलन। आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने की प्रतिक्रिया में से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए, सीखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या है। ए बच्चे की अनुवांशिकता, सीखने की शैली, बच्चों का परीक्षा परिणाम, डी बच्चों की आर्थिक स्थिति। देखिए, सीखने की प्रतिक्रिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है सीखने की शैली। बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा जब तक नहीं होगी तो वो बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। और एक सकारात्मक रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी कुछ नया करने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पुनर्बलन रिपीटेशन, बार बार करके सीखना, बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना। पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने। पुनर्बलन याद रखना, पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 4, जब पूर्व का अधिगम, पूर्व मतलब जो पहले सीखी गई चीजें हैं, का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। याद रखना, जो हमारा पूर्व ज्ञान है और जो हमारा नया ज्ञान है, जो नया ज्ञान है पूर्व की चीज़ों को अगर प्रभावित नहीं करता, उन पे इफेक्ट नहीं डालता, तो उसे क्या कहा जाता है।
ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बी अधिगम का निरपेक्ष, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। बताइए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, मतलब वर्तमान में जो हम सीख रहे हैं और पहले जो सीख रखा, जो पहला ज्ञान है वो नई चीज़ों को प्रभावित नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। शून्य मतलब दूसरी चीज़ों को इफेक्ट नहीं करता, वो अपनी शून्यता पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? याद रखना, व्यवहार, जो व्यवहार करते हैं हम किसी से के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक, इसे कहते हैं कॉग्निटिव क्षेत्र। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, मतलब संज्ञानात्मक मतलब हमारी नॉलेज में चीज़ें। ए व बी दोनों सही है। व्यवहार का करना जो आता है वो आता है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से, पूर्ण याद रखना, पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या रचनावादी सिद्धांत? इस तरह का जो सिद्धांत होता है वो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहार में हम क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, कितना हमारे इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है व्यवहार पर, तो ये इसमें आता है व्यवहारवादी सिद्धांत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक क्षेत्र, अनुभाविक क्षेत्र या फिर भावात्मक क्षेत्र? कौन सा सीखने का एक क्षेत्र है इनमें? इनमें जो अनुभव से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है वो एक सीखने के क्षेत्र में शामिल होती है। अनुभव मतलब किसी चीज़ का हमें एक्सपीरियंस, एक लंबा अनुभव। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग, याद रखना, इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने के जो सिद्धांत है जो हम सीखते हैं तो उसमें इसके फोल्डिंग जो व्यवस्था है वो किसकी ओर संकेत करता है, किससे जुड़ता है? ए अनुरूपित शिक्षक, बी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, मतलब जो हमने पहला ज्ञान सीख रखा उसकी रिपीटेशन, सी सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, वयस्क मतलब बड़ों द्वारा अस्थायी सहयोग, मतलब जो टीचर सिखाते हैं बच्चों को, हम और आप सिखाते हैं, तो इसमें आ जाता है इसके फोल्डिंग, तो उसे कहते हैं सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी प्रयोग। डी है कोई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, सी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? मतलब जो भी व्यक्ति जिसने कथन दिया है अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो उसने ये कहा है कि जब हम लगातार कंटिन्यूटी के साथ सतत प्रयास करते हैं, दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो एक सीखने की प्रक्रिया होती है। तो किसका कथन है? गेट्स, वुडवर्थ, स्किनर या फिर कोहलबर्ग? ये सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो कथन है ये है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, जब बच्चे एक अवधारणा मतलब थिंकिंग, अप्रोच, सोच, विचार, अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे हम और आप हैं, हमने कोई चीज़ कहीं देखी, कहीं सुनी, कहीं पढ़ी,
तो वो एक अवधारणा है। किसी ने कोई बात कही, वो भी अवधारणा है, या हम एक इमेजिन करते, वो भी अवधारणा है। कैसा हो सकता है कि आने वाले समय में हम टीचर बनेंगे, हमारी सैलरी इतनी होगी, ये भी इमेजिन है, ठीक है। तो और फिर हम उसका प्रयोग करते हैं, वही बच्चे की बात है, प्रयोग करते हैं। तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। मतलब ऐसा करने पर जब वो बच्चा अभ्यास करता है, लिखता है, पढ़ता है, तो उसकी जो कमियां हैं वो कम होती है इस तरह की अवधारणाओं से, तो कम करने में मदद करता है। तो ये बात किसने कही है? थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जेबी वाटसन, ये बात कही है थॉर्नडाइक ने। एक बार फिर देख लीजिएगा, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली कमियों को, त्रुटि मतलब कमियों को कम करने में मदद करता है। तो ये बात कही थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11। एक शिक्षिका एग्जाम में हो, अध्यापिका हो, अध्यापक हो, कुछ भी हो, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। मतलब बच्चों को पढ़ाने में एक टीचर पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ फलों के चित्रों का प्रयोग करती है, फल सब्जियों के चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। मतलब जैसे उन्हें मैंगो दिखा दिया, लौकी दिखा दी, कद्दू दिखा दिया, करेला दिखा दिया, भिंडी दिखा दी, आम दिखा दिया, बनाना दिखा दिया, तो वो उन चित्रों के साथ उन्हें दिखाती है और उनके साथ चर्चा करती है बच्चों के साथ। बच्चे इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। बच्चों ने जो पहले चीज़ें सीखी है, चाहे वो फल हो चाहे सब्जी के बारे में हो, तो उस ज्ञान से वो जोड़ते हैं, उसे जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित? पोषण मतलब खाने पीने की चीज़ें, किनसे हमें पोषण युक्त चीज़ें प्राप्त होती है हमारी बॉडी को, तो उनकी संकल्पना मतलब सोच, उनका विचार चलता है उनके मन में। तो सीखने की यह किस उपागम पर आधारित है? कौन सा उपागम है? ज्ञान के निर्माण पर, बी अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध पर, सी पुनर्बलन के सिद्धांत पर। बताइए। वेरी गुड। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो है ज्ञान के निर्माण पर, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों का जोड़ना, ठीक है, ज्ञान का निर्माण। एक बार फिर देख लीजिएगा, एक अध्यापिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। बच्चे इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना मतलब सोच विचार को सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित है? उपागम मतलब बात पर आधारित है, ज्ञान के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 12। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि, याद रखना, प्रयास एवं त्रुटि का क्वेश्चन आता है। सिद्धांत किसने दिया था? के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, व्यक्ति गलतियां कर सकता है, गलती हमारे से भी होती है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। कभी हम उसका मीनिंग नहीं ठीक समझ पाते, कभी कुछ नहीं कर पाते, वही बच्चों की बात है। किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद, जब ये बात मैं आपको भी बार बार कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसे एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, जब तक वो चीज़ें समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहे। और एक दिन ऐसा होगा कि वो चीज़ें तो समझ में आएगी, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी आपकी समझ में आ जाएगी, वही बच्चे की बात है। किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है, ठीक है। तो यह सिद्धांत किसका है? बार बार प्रयास, लगातार प्रयास और कमियों के बावजूद भी बार बार पढ़ना, सीखना, समझना, तो एक दिन सफलता मिल जाती है, एक दिन हमें कामयाबी मिल जाती है, एक दिन हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो एक सिद्धांत किसका है? पावलोव का, टॉलमैन का या फिर थॉर्नडाइक का? यह सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का। तो एक ही पूछ लेता है एग्जाम, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। और बच्चे लगातार असफलता के बाद सीखते हैं और प्रयास करते और सीख जाते हैं, तो यह भी सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम का, अधिगम मतलब सीखने का, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए, मतलब क्लास में पढ़ाया जाए या बच्चे को घर पे पढ़ाया जाए,
अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। मतलब यह है, ये पॉइंट ये कह रहा कि जब बच्चे को पढ़ाया जाए और बच्चे को कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो वो जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने ढांचे में ढाल के उन्हें सिखाने का और बताने का प्रयास करें। तो ये कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बताइए, वेरी गुड। ये जो है आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि मतलब दूरदर्शिता का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अधिगम की एक प्रक्रिया, अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया के चरण के रूप में, चरण मतलब उसके पॉइंट के रूप में छात्रों की त्रुटियों का, त्रुटि मतलब कमियों का पता लगाने के लिए एक अध्यापक को निम्न में किसकी जानकारी होनी जरूरी है? बताइए, छात्रों की अधिगम की समस्या का पता लगाने के लिए या त्रुटियों का पता लगाने के लिए एक टीचर में, एक अध्यापक में या एक अध्यापिका में कौन सी टैलेंट होना चाहिए या किस चीज़ की जानकारी उन्हें होनी चाहिए? अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा है, मतलब जो बच्चा सीखता है उसके विकल्प क्या क्या है। बी, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब सीखने को, पढ़ने को, बोलने को, सोचने को, समझने को प्रभावित करने वाले कारक। सी, अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति। डी, कोई नहीं। देखो, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं नहीं हो सकती, अधिगम की सामाजिक, अधिगमकर्ता की आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा गरीब हो अमीर हो, उसमें जो सीखने की उसका टैलेंट है उसमें इकोनॉमिक कंडीशन कोई समस्या नहीं बनती। जबकि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, बाह्य कारक, एक्सटर्नल और इंटरनली, पारिवारिक कारक और बाह्य कारक दोनों प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहां तक कि अगर बच्चे का खान पीन सही नहीं है और बच्चा बीमार रहता है तो वो भी सीखने की प्रक्रिया या अधिगम को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? याद रखना, किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशन और सीखना के बीच संबंध स्थापित करते हुए, दोनों के बीच इंटर बनाते हुए, स्थापित करते हुए कहा है अभिप्रेरणा से उत्पन्न मतलब मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब इसका आम वर्ड में एक अगर मैं समझाऊं कि अगर हम मोटिवेट हैं तो हम किसी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं और किसी चीज़ को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर या वुडवर्थ? ये कथन है कोहलर का। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, कोहलर ने, वुडवर्थ ने या फिर कोई नहीं? बताइए, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलर ने। याद रखना, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सीखने का उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, यह कथन किसका है? मतलब ये कहा कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सीख नहीं पा रहा है, उसकी असफलताओं का जो कारण है वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है। तो किसने कहा था ये बात? पावलोव, वुडवर्थ या फिर मर्सेल? बताइए, सीखने के पीछे असफलता का कारण है ना समझना, तो ये बात कही थी मर्सेल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है
किसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन होता है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी, मतलब जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जिन्हें हम कर नहीं पाते, जिनका हम मीनिंग नहीं निकाल पाते, अस्वाभाविक, वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक, मतलब जिन्हें हम जानते हैं, उद्दीपक देता है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? बताइए। जब किसी कार्य को या क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो जो चीज़ हम नहीं जानते वो भी जानने की, जो चीज़ हम जानते हैं उनकी तरह ही रिएक्ट करने लगते हैं, प्रक्रिया देने लगते हैं, उत्तर देने लगते हैं, समझने लगते हैं। ये किसका सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर अनुकरण का सिद्धांत? बताइए किसका सिद्धांत है? यह सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। किसका? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप व दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप व दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सी ए और बी दोनों, मतलब प्रयास और त्रुटि का भी और अनुकरण का भी। सी डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यह है आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है, अधिगम मतलब सीखने का, कि सीखने के लिए कार्य को दोहराया जाना आवश्यक है? मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि कोई भी कार्य हमें बार बार करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है, बार बार सीखना है, बार बार रिवाइज करना है। एक बार में पढ़ के कोई भी महान नहीं हो सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति हुआ। बस यही सफलता का मूल मंत्र है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताया है सीखने के लिए कार्य को दोहराना आवश्यक है? अनुकरण का सिद्धांत या अनुभव जन्य सिद्धांत? सी ए और बी दोनों, मतलब अनुकरण का सिद्धांत भी और अनुभव जन्य सिद्धांत भी। बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अधिगम का जो सिद्धांत है वो बताता है अनुभव जन्य सिद्धांत, मतलब अनुभव। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हमें एक अनुभव जो होता है वो हमारी सफलता का सूत्र बनता है और वही हमारी सफलता को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है, तो प्यारे छात्र और छात्राओं, ये था आज का हमारा टेस्ट। ये था आपका टॉपिक या चैप्टर नंबर 16, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, और टेस्ट नंबर 26। ठीक है, इसके बाद टॉपिक नंबर 20 आप पढ़ सकते हो कहीं भी, कोई भी बुक अगर आप पे हो, कोई नोट्स हो, उसके बाद हम आपका टेस्ट ले लेंगे 20 नंबर का। ठीक है, तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों के लिए एसएसटी का भी पोर्शन चल रहा है और हिंदी भाषा का भी चल रहा है और आपका बाल विकास साइकोलॉजी का भी चल रहा है। चलिए, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।